हाँ जी, आज हम सीए इंटर जो पेपर 8 है एफएम इकोनॉमिक्स उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। एफएम वाला पार्ट हमने प्रीवियस डे अपलोड कर दिया था। आई होप आपने उससे तैयारी कर ली होगी। अब हमारा पोर्शन बचता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को हम किस तरीके से रिवाइज करें, क्योंकि पेपर सिर्फ 40 मार्क्स का है और दूसरा पेपर के अंदर जो डेटा है जो पढ़ना है हमें बहुत ज्यादा डेटा है। तो हमें उसमें से देखना है इतने शॉर्ट टाइम में हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमसे छूट ना जाए। तो हम आज की स्ट्रेटेजी वीडियो में कवर करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेटिव आते ही हैं उनको कवर करेंगे, प्लस हमें प्रैक्टिकल और थ्योरी को कैसे अलग करना उस पर भी बात करेंगे। आपके पास सिलेबस में 4 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नेशनल इनकम। दूसरा चैप्टर है आपके पास चैप्टर नंबर 2 पब्लिक फाइनेंस। तीसरा चैप्टर है आपके पास चैप्टर नंबर 3 मनी मार्केट। और लास्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ट्रेड। और इसी के अंदर हमें यूनिट वाइज टॉपिक्स को कवर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओनली न्यूमेरिकल पार्ट की। जैसा आपने एफएम रिवाइज करके अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे, तो हम सबसे पहले प्रैक्टिकल पार्ट को प्रैक्टिस करके रख दें। और इसका जो वेटेज है हमारे एग्जाम में मोस्टली 50 मार्क्स आप मान के चलें कि 50 मार्क्स कम से कम हमारे कवर होंगे प्रैक्टिकल पार्ट से। इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। इसमें जो प्रैक्टिकल सीरीज में सबसे पहली बात करेंगे वो करेंगे नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करके जाने हैं जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना है। उसमें सबसे पहले हमारे को सॉल्व करने को आएगा जितने हमारे सामने नाम है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। तो अगर हम इसको फर्स्ट कैटेगरी में माने तो यहां से लेके यहां तक हमारे पास इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, तीनों से हमें डेटा पूछा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे इसी के पार्ट जीएनडीआई और एनएनडीआई की। और फिर जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। एक शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास 2 से 3 नंबर में, उसमें रियल और नॉमिनल जीडीपी जिसको आप करंट प्राइस और बेस प्राइस पे निकालते हो अलॉन्ग विद जीडीपी डिफ्लेटर। तो नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में इतना पार्ट आपका न्यूमेरिकल है। इससे थ्योरी भी अगर पूछी जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में डिफरेंस बताइए। कि हमने जितने भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए सब में आपको डिफरेंसेस और मीनिंग पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के साथ साथ आप थ्योरी पोर्शन को भी रीड करके जरूर जाएंगे। और हम कहां से पढ़ेंगे, हम सिर्फ स्टडी मैट को फॉलो करेंगे, आईसीआई के स्टडी मटेरियल को। सेकेंड जो चैप्टर 1 का यूनिट नंबर 2 है वो है केन्स थ्योरी। और इसके अंदर अगेन बात करें तो इसमें पहला पोर्शन आ जाता है न्यूमेरिकल, जो आना ही आना है। न्यूमेरिकल के अंदर हम सबसे पहले चलते हैं इसमें कितने कैटेगरी के न्यूमेरिकल होंगे। सबसे पहले कैटेगरी होगी हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको आप k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई कहते हैं। एक आपकी इक्वेशन होती है k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी और k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। तो आप इसके अंदर जो पहला सेक्शन है इससे 3 से 4 नंबर का न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है उसमें हम इक्वेशन की बात करेंगे, जिसको हम कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन से सॉल्व करेंगे। अभी जो मैंने आपके सामने फंक्शन लिखा है वो 2 सेक्टर मॉडल का है। आपके सिलेबस में 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल तक विद टैक्स इफेक्ट और फॉरेन एक्सचेंज इफेक्ट भी आएगा। तो आप इसके अंदर जितने भी आपको स्टडी मैट में क्वेश्चन दे रखे हैं टिल 4 मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, सारे के सारे आपको एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो श्योरली आपके स्टडी मैट से ही आएगा, वो बाहर से नहीं होगा। फिर इसी चैप्टर के थ्योरी पार्ट पे अगर हम चलें तो हमें बहुत ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत कुछ पढ़ के। सबसे पहले चलना है सर्कुलर फ्लो, जिसका क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है। और सर्कुलर फ्लो में अगेन 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल से किसी भी सेक्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो ज्यादातर चांसेस है आने के वो 3 सेक्टर के हैं, तो 3 सेक्टर को आप और अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। ऐसे करके हम पहुंच जाते हैं अपने यूनिट नंबर 1, मतलब चैप्टर फर्स्ट नेशनल इनकम की दोनों यूनिट पे। अगर हम इतने पार्ट को कवर कर रहे हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट 12 मार्क्स आउट ऑफ दीज 2 यूनिट्स। तो इनको आप बिल्कुल बहुत अच्छे से जरूर करके जाएं। और इसमें हमें अगर टाइमिंग की बात करें तो हम इसको तकरीबन 2 घंटे में आराम से रिवाइज कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। आते हैं यूनिट नंबर 2 पब्लिक फाइनेंस। एंटायरली थ्योरेटिकल यूनिट है और आप इसको अगर रिवीजन में लें तो एट लास्ट ले सकते हैं। और इसके अंदर भी जैसे मैंने कहा कि पढ़ने को बहुत कुछ है, तो ये देखना है कि पेपर में कुछ ना छूटे। तो इसके अंदर आप जैसे आप चलेंगे चैप्टर नंबर 1 की तरफ फिस्कल फंक्शन, तो आप इसमें एलोकेशन वाले, रिडिस्ट्रीब्यूशन वाले, स्टेबलाइजेशन वाले पढ़ के जाएं। चांसेस है इस बार स्टेबलाइजेशन फंक्शन आ जाए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि बाकी नहीं पढ़ने हमको सभी है। इस पे हम अच्छे से ज्यादा ध्यान देके जाएं। नेक्स्ट आते हैं मार्केट फेलियर। अगेन बहुत बड़ी यूनिट है ये, और इसके अंदर हम मार्केट फेलियर जो है वो किस किस में कवर्ड है, वो आपके मार्केट पावर्स हैं, एक्सटर्नलिटीज हैं, पब्लिक गुड्स है और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है।
इनके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइनों को पढ़ के जाएं और उनको एक्सप्लेन करें। तो इसमें अगेन आप बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। फिर आते हैं यूनिट नंबर 3, वाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन से ये चीजें सॉल्व कैसे हो सकती हैं। यूनिट नंबर 4 पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। जो ऊपर की यूनिट हमने 3 डिस्कस की हैं, उसमें यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में बच्चे ज्यादातर देखते हैं कि रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम ले जाते हैं यूनिट्स पे, और इनसे बहुत ज्यादा कुछ आउटपुट निकल के नहीं आता है। तो अगर मैं बात करूं चैप्टर 2 पब्लिक फाइनेंस की, तो आप इसमें ज्यादा अगर फोकस करें तो फिस्कल पॉलिसी वाले चैप्टर पे करें। इसमें आप एक ऑब्जेक्टिव, टाइप्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, और इस बार का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो क्राउडिंग आउट से जरूर आएगा। ये भी आपके स्टडी मैट में एज इट इज लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी एक एक्सपेंशनरी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शनरी। इंस्ट्रूमेंट की बात करें कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, तो आपके पास गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है वो भी इंस्ट्रूमेंट है, और जो खर्चा करती है वो भी इसका इंस्ट्रूमेंट है। फिर क्राउडिंग आउट में हम क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट इतना खर्चा कर देती है कि जो पब्लिक प्राइवेट एक्सपेंडिचर है उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। तो दिस इज योर क्राउडिंग आउट। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। फिर आते हैं यूनिट नंबर 3 पे, दैट इज मनी मार्केट। अब मनी मार्केट अगर हम फिर आए तो न्यूमेरिकल पोर्शन में, तो इससे भी हमारा न्यूमेरिकल चांस है कि क्वेश्चन इसमें जरूर आए। तो अब जो 3 और 4 चैप्टर है हमारा, वो ज्यादातर थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है जो मनी डिमांड की थ्योरीज है, हमें 3 थ्योरीज पढ़नी है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उसके बाद आते हैं कैम्ब्रिज अप्रोच, और उसके बाद है केन्स थ्योरी। अब इसमें कोई भी हम साइंस नहीं लगा सकते कि इसमें से कौन सी थ्योरी आएगी, इसलिए हमारे पास जो टोटल 5 थ्योरीज हैं, पांचों में से हमें एक भी थ्योरी छोड़ के नहीं जानी है। लेकिन कैटेगरी वाइज देखें तो ये प्री थ्योरीज हैं और ये पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरीज है। अगर प्री थ्योरीज की बात करें तो 3 थ्योरी आती हैं, और अगर उनमें डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे पास 2 थ्योरी हैं। एक इन्वेंट्री अप्रोच जो बमल और टॉबिन ने दी थी, और फ्रीडमैन जो सिर्फ टॉबिन ने दी थी। तो 5 थ्योरी में से एक कोई थ्योरी अच्छे नंबर मतलब 4 to 6 मार्क्स में, या फिर कोई 2 नंबर में आपसे इनका कोई एक पार्ट पूछा जा सकता है, जैसे ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो आप इन थ्योरीज को अच्छे से पढ़ें। मैं इन थ्योरीज को कंबाइंड करके इनको 6 to 9 मार्क्स की वेटेज में रखता हूं। तो इसलिए थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, डेटा भी बहुत कम है और मार्क्स भी अच्छे खासे हैं। तो आप इनको अच्छे से टाइम दें। फिर आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे, जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, दैट इज मनी सप्लाई। तो हमने अलग से ही कैटेगरी बना दी है कि न्यूमेरिकल्स कौन से होंगे। तो इसके अंदर आपके पास 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या तो डेटा आपसे पूछेगा ओल्ड मेजर्स जो आपने 12th में भी पढ़े होंगे, M1, M2, M3 एंड M4। फिर जो न्यू मेजर्स हैं, दैट इज न्यू NM1, NM2 एंड NM3। और लास्ट में रिजर्व मनी का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको लायबिलिटी साइड का डेटा दे दे, हो सकता है एसेट साइड का डेटा दे दे। आपको इन तीनों से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि न्यूमेरिकल एग्जाम में मिलेगा। इसी के साथ हम बात करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसका डेटा देके न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ऐसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। मनी सप्लाई के बाद चलते हैं हम मॉनेटरी सप्लाई पे। और मॉनेटरी सप्लाई जैसे हम जानते हैं, जिसमें हम बैंक रेट, CRR, SLR की बात करते हैं। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कैसे हेल्प करते हैं इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में। तो आप यहां से लेके जितने भी आपके पास मेजर्स दिए हुए हैं वो सभी अच्छे से बिना एक भी मेजर छोड़े हुए, इसमें से कोई भी मेजर आपके एग्जाम में आ सकता है, तो कोई भी नहीं छोड़ना है हमें। तो ऑल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी कवर्ड। इसके अलावा कुछ टेक्निकल पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे सबसे पहला हो गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जैसे आप इसके बारे में जानते होंगे कि कोई भी कमर्शियल बैंक RBI से अप टू सर्टेन लिमिट एक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज अप टू 1 करोड़। तो आपको ये लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी में इनके बारे में डिटेल पढ़नी है। नेक्स्ट चलेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कमेटी का मतलब इसमें कितने लोग, कितने लोगों की कमेटी, इसमें कितने मेंबर होंगे, कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के, कितने RBI के। तो एक कमेटी का फॉर्मेशन आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आते हैं लास्ट इंटरनेशनल ट्रेड, और इसमें हमने सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखी हुई थ्योरीज। कोई भी आप पेपर आपके जो पोर्टल पे, ICAI पोर्टल पे आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि 9 एग्जाम पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर दिए 9 अटेम्प्ट के, और कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जो बिना किसी ट्रेड थ्योरीज के आया हो। तो आपके सामने 5 थ्योरीज हैं, और एक भी थ्योरी को आपको ड्रॉप करके नहीं जाना है। कोई भी थ्योरीज कितने नंबर में भी आपसे पूछी जा सकती है। रेंज इसकी अब मैं कह सकता हूं कि 3, 4 या 5 इतने मार्क्स में कोई भी थ्योरी आपको आएगी। तो थ्योरी नहीं छोड़नी, ये मस्ट डू है, ये हमें ड्रॉप नहीं करनी।
फिर आता है यूनिट नंबर 2। ये बहुत बड़ी यूनिट है, इसमें बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट है, तो कोशिश ये करनी है कि इसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो स्टडी मैट में सिर्फ उनको ही पढ़ के जाएंगे, टैरिफ मेजर्स और नॉन टैरिफ मेजर्स, क्योंकि इनके बारे में आपको जो नॉलेज है वो आप उससे भी इसको लिख सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स पे बहुत ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है, मैं जहां पे बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहा हूं उनको तो ड्रॉप नहीं करना है। फिर चलते हैं लास्ट में ट्रेड नेगोशिएशन। अगेन ये इंपॉर्टेंट यूनिट में से आ गया, और इससे भी जितने चीजें आपके सामने लिखे इनसे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसमें आप आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, फीचर्स, कंसर्न्स और गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। लास्ट में है हमारे पास एक्सचेंज रेट। अगेन फिर से बड़ी यूनिट है, और इसके अंदर जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कहां से आता है, डिटर्मिनेशन कैसे होगा, एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिमांड के बढ़ने से, सप्लाई के कम होने से, और टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसमें टाइप्स आपने पहले ही पढ़े, फिक्स, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग। तो इस तरीके के एक्सचेंज रेट आपको कवर करके जा रहे हैं। अगर आप एक्सचेंज रेट में इतना भी कवर करते हैं तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा आउट ऑफ दीज ही होगा। लास्ट में आते हैं कैपिटल मूवमेंट्स। इसमें आप प्योरली एफडीआई की बात करेंगे। एफडीआई को कैटेगराइज करेंगे जैसे आपके सिलेबस में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ऐसे रीजन हमें एफडीआई क्यों चाहिए, तो मतलब आपसे पॉजिटिव पूछ रहा है एफडीआई के, बेनिफिट्स पूछ रहा है एफडीआई के, और एफडीआई के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये आपको पढ़ के जाना है। अगर हम इन टॉपिक्स पे जितना भी आपके सामने लिखा है, अगर हम पेपर को जितना भी मैंने डेटा लिखा है इसमें, वो सारा आउट ऑफ 9 पेपर को एनालाइज करके कि कितने कितने मार्क्स के आ सकते हैं, तब जाके ये चीजें इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती हैं। और अगर टाइम की बात करें तो इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को मिला के अगर आप इंपॉर्टेंट सेक्शन को टाइम देंगे तो 6 से 8 घंटे में आप बड़े आराम से इसको अपने आप रिवाइज कर पाएंगे। इसके अंदर रिवीजन इफेक्टिव तभी हो पाएगा जब आपने पहले से नोट्स बनाए होंगे और सारी चीजें जो मैंने लिखी है आपकी नोटबुक में अवेलेबल होंगी। ये सारी चीजें इसी नाम से स्टडी मैट में भी, अगर किसी केस में आपसे नहीं हो पाया है या नोट्स नहीं बने हैं तो आप स्टडी मैट को फॉलो करके इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ऑल्दो आपका जो इकोनॉमिक्स है वो 40 मार्क्स का है, और मैं इस बात को कह सकता हूं आउट ऑफ दी पास्ट एक्सपीरियंस कि आप अगर इनको कवर करके जाएंगे तो आपको 28 to 32 मार्क्स का टॉपिक जो मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन बताए हैं उन्हीं से ही आपको मिल जाएगा। आई होप जो हमने डिस्कस किया है आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और कल हम पेपर के साथ डिस्कस करेंगे कि जो हमने डिस्कस किया था वो कितना आया और उसमें से क्या क्या आया। थैंक यू वेरी मच।